जो आरआरबी ग्रुप डी के जो सेट थे उनमें जो क्वेश्चन थे साइंस के, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, उनकी हम सीरीज बना रहे हैं जिसका पार्ट 1 है, जो कि जिसमें कंटेंट होंगे टोटल 25 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ऐसे 25 क्वेश्चन के हम सेट बना रहे हैं। देखते हैं लगभग 6 से 7 सेट बनेंगे। तो ये पहला सेट है, पहले सेट का पहला क्वेश्चन है जिसमें हम 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है साइंस के जो आए हुए हैं, जो 2018 में जो आरआरबी क्वेश्चन हुए थे। तो पहले सेट का पहला क्वेश्चन ऐसा था कि 350 न्यूटन का एक बल है जो कि 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। तो इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो त्वरण जो होता है, त्वरण सबसे पहले पता होना चाहिए। त्वरण बराबर से होता है वेग में परिवर्तन की दर, ये। लेकिन यहाँ से हमारे पास दिया क्या क्या है, हमारे सामने F बल दिया है हमारे सामने और द्रव्यमान दिया है। तो गति का दूसरा नियम आपको याद होगा, F = ma, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। त्वरण पूछा है, यहाँ पे हमको जो बल दे के रखा है 350 न्यूटन दे के रखा है, द्रव्यमान दे के रखा है बराबर से, द्रव्यमान दे के रखा है 50 kg और त्वरण यहाँ पे। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 350/500 = A। ये कटा तो हमारे सामने आएगा 0.7, हाँ 7। और त्वरण का जो मात्रक होता है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, v बराबर से होता है दूरी बटे समय, और पहले से एक टाइम नीचे था, मतलब मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। तो इसका जो आंसर होगा 0.7 मीटर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन था कुछ ऐसा था कि तीन हमको रेजिस्टेंस देके रखे हैं 10 ओम, 8 ओम, 7 ओम, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना। तो हमको बोला था कि प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो जब भी श्रेणी क्रम में होता है तो उसका फार्मूला होता है R1 + R2 + R3। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 10 + 8 + 7 18 7 25 ओम, बी आंसर। अब यही क्वेश्चन अगर वो यह पूछता कि भैया ये सब पैरेलल हो, जैसे सारे जो प्रतिरोध है, अभी उसने ऐसे ऐसे इस फॉर्म में कि ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जैसे ये हो गया 10, ये 8 हो गया 7। अगर वो ये बोलता कि ये पैरेलल हो तो फिर क्या करते हैं। अगर वो ऐसे पूछता कि अगर ऐसे इस फॉर्म में हो तो बताइए जो एक समतुल्य जो प्रतिरोध होगा कितना होता है, उसका फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध की आपूर्ति की गई पावर होगी। इसने शक्ति पूछा था, ठीक है। अगर शक्ति को हम धारा और वोल्टेज के फॉर्म में देखें तो वो एक फार्मूला होता है धारा गुणित वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, धारा था 0.5, वोल्ट था 6 वोल्ट, तो 6.36 मतलब 3 वोल्ट। डी इसका आंसर हो जाएगा। फार्मूला आप याद रखें, है ना। सब पावर अगर पूछा उसने धारा वोल्ट के फॉर्म में। वैसे शक्ति का फार्मूला क्या होता है, शक्ति दर से होता है कार्य बटे कार्य करने की दर मतलब समय, है ना। ठीक है, ये होता है शक्ति का फार्मूला। एक क्वेश्चन था अगला कि 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य जो होता है, कार्य का फार्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। बल जो होता है F = ma, बट यहाँ पे यहाँ ma होता है, हम पर ma की जगह गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, मतलब m की वैल्यू जो भी है, g को हम 10 लेते हैं। अगर उसने यहाँ दे के रखा है हमको 10 मीटर प्रति सेकेंड, अदरवाइज एक्चुअल वैल्यू जो होती है 9.81 होती है, ठीक है। तो बल की जगह हम लिख देंगे mg, द्रव्यमान था 1, g का वैल्यू 10 था, और जो विस्थापन था वो 30 था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 300। और पूछा क्या था, किया गया कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 300 जूल, भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग देके रखा है हमको 0.25 मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेग, संवेग का फार्मूला जो होता है द्रव्यमान गुणित वेग, मतलब मास इनटू वेलोसिटी।
हमको यहाँ गिवन है मास दे के रखा है हमको 400 और वेलोसिटी जो दे के रखी है 0.25 है। ये 2 पॉइंट से कट जाएगा तो 4 गुणित 25 मतलब ये आ जाएगा 100। अब 100 तो 4 ऑप्शन में, यूनिट क्या लोगे? आपको संवेग का यूनिट पता होना चाहिए। तो संवेग का जो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, और वेग का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड कहाँ पे है, ये 20 का आंसर हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना प्रारंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? एक वस्तु है जो स्थिर अवस्था में अपना चलना प्रारंभ करती है और 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर से पता होना चाहिए आपको, क्या होता है, हम पहले से पता है वेग बटे समय। वेग मीटर पर सेकंड, ये यूनिट देख के समझ जाओ कि ये वेग दे के रखा है। क्या दे के रखा है, वेग। तो वेग है 5 और टाइम है 2, तो ये आ जाएगा 2.5 2 पॉइंट। अब पूछा क्या है, त्वरण पूछा है। त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर सेकंड की पावर 2 पर सेकंड की पावर 2। तो ये हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की है, वो 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी? तो एक कोई लड़की है जिसने जो 160 वाट की शक्ति का प्रयोग करती है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो शक्ति होती है वो होती है कार्य करने की दर। दर मतलब समय। ठीक है, कार्य बराबर से क्या होता है, बल गुणित विस्थापन देके रखा है, क्या विस्थापन निकालना है, और समय देके रखा है 20। तो शक्ति देके रखी थी हमको 160 वाट, और बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान मतलब 40 गुणित द्रव्यमान गुणित त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मतलब 10 गुणित विस्थापन d अपॉन 20। ये 0 से गया, ये 0 से यहाँ से गया, 4 से 4 बार गया, 4 दूनी 8, मतलब जो d की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर आ जाएगी। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो जूल में इस ऊर्जा का मान क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट जो होती है वो होती है, एक यूनिट किसको बोला जाता है, 1 किलोवाट घंटा को बोला जाता है। और एक जूल जो होता है ना, जूल, एक जूल, वो बोला जाता है वाट सेकेंड को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ देखे रखा है 150 यूनिट। सबसे पहले 150 लिखा, यूनिट को लिख सकते हैं अपन किलोवाट घंटा। ठीक है, अब 150 को क्या लिख सकते हैं, 150 किलोवाट को लिख सकते हैं 1000 वाट, और घंटा को लिख सकते हैं 60 मिनट, और ये जो मिनट आएगा उसको लिख सकते हैं 60 सेकेंड। जैसे 1 घंटे को मैंने सेकंड में चेंज कर दिया। अब मैं इसको लिखूंगा 155 इंटू 1000 इंटू 60 एंड लास्ट वन वाट सेकेंड। अब इसको मैं जूल लिख दूंगा क्योंकि जूल होता है। अब इसका मैं गुना कर लूंगा, 15 छक्का 90, 90 9 चौक 36, ये कितना हो जाएगा, 9 15 छक्का 90, 9 छक्का 54 होगा, सॉरी 54, 15 छक्का 90 हो जाएगा और 90 हो जाएगा, और 9 छक्का 54 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0। तो अगर मैं पॉइंट यहाँ लगा दूँ तो 8 0 हो जाएंगे, 5.8 इंटू 10 टू द पावर 8 आंसर। डी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर जरूर आएगा। बस कैलकुलेशन खराब ना करे बस। एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है, वस्तु 4 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य सिंपल सा है, कार्य बराबर से क्या प्रत्यार है अपन, बल गुणित विस्थापन। तो बल था 60 न्यूटन का, गुरुत्वीय त्वरण जी, जो F इक्वल होता है वो ma, देन F इक्वल मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान 60 था, जी का मान 10 रखा, और विस्थापन था हमारा 4, तो 6 चौक 24, और हमारे सामने आ जाएगा 6 चौक 24 और 00। 1 मिनट, एक गलती हो गई यहाँ पे, एक चीज़ आप याद नोटिस रखें। क्या करना है आपको कि जो
1 किलोग्राम होता है ना, वो होता है 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन होता है, पर हम उसको 10 मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ न्यूटन में, ऑलरेडी यहाँ पे बल जो देके रखा है वो न्यूटन में रखा है, तो हम यहाँ 10 नहीं लेंगे। ठीक है, सीधा क्या आएगा, बल देके रखा है 10 न्यूटन गुणित विस्थापन, क्या सीधा बल देके रखा है 60 न्यूटन का बल, तो एफ को डायरेक्ट 60 रखेंगे। हमें द्रव्यमान देके नहीं रखा है, अगर वो द्रव्यमान देके रखेगा तब हम उसकी वैल्यू 10 रखेंगे, और वो यह बोलता कि 60 न्यूटन का द्रव्यमान बोलता तब हम 60 गुणित 10 लेते हैं ना। उसने द्रव्यमान नहीं, उसने सीधा बोला है कि 60 न्यूटन का बल, तो डायरेक्ट बल की वैल्यू 60 रखेंगे यहाँ पे। और विस्थापन था कितना, 4, तो 6 चौक 24, 240 जूल आंसर हो जाएगा इसका। अगला 10वां क्वेश्चन था कि 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में उठाने हैं तो औसत शक्ति क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो शक्ति होती है वो होती है कार्य बटे समय, और कार्य जो होता है वो होता है बल गुणित विस्थापन, मतलब 40 बटे समय 50। और यहाँ पे जो बल था उसका मान था, द्रव्यमान 80 था, गुणित त्वरण एफ इक्वल ए में हो गया, इंटू 40 हो गया बटे 50, तो 0 0 गया, 5 8 40 और 8 8 64, 640 जूल प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई तो उसका आवर्धन कितना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आवर्धन पूछा तो आवर्धन क्या होता है। देखो, आवर्धन 2 फॉर्म में निकलते हैं। पहला तो होता है प्रतिबिंब, इतना याद रखिए कि प्रतिबिंब याद रखिए और नीचे वस्तु याद रखिए। अब प्रतिबिंब की दूरी भी हो सकता है v, और प्रतिबिंब वस्तु की दूरी u भी हो सकता है, आवर्धन ऐसा भी हो सकता है। ये दूरी होगी कहाँ से, ये दूरी हो गई ध्रुव से दूरी हो गई। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हो सकता है और वस्तु की ऊंचाई भी हो सकता है। तो दोनों का जो अनुपात होता है ना, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में जो अनुपात होता है उसी को आवर्धन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है यहाँ पे, हमें सबसे पहले वस्तु की वक्रता त्रिज्या दी है और उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। मतलब आपको यहाँ पे क्लियर है कि जो u इक्वल 10 दे के रखा है और 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, मतलब आपको यहाँ c दे के रखा है 5 सेंटीमीटर, देन f विल बी 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि कोई भी जब लेंस होता है, लेंस में जो वक्रता त्रिज्या जो भी होती है, यहाँ हमको दे के रखी कितनी 5, तो जो फोकस होगा ना वो फोकस उसका आधा होगा, मतलब 2.5। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या होगा, फोकस दे के रखा है, यू दे के रखा है, हमने फोकस निकाल लिया। अब हम इस्तेमाल करेंगे दर्पण सूत्र, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हम निकाल लेंगे v की वैल्यू। तो 1/f मतलब होता है 1/2.5, 1/v प्लस 1/u मतलब 10। इसको जब रिसॉल्व करेंगे तो 1/2.5 होगा, ये 1/10 इधर आ जाएगा तो माइनस 1/10 हो जाएगा, इधर 1/v, ये v है ये। ठीक है, इसको जब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इसका मिटा लेता हूँ, यहाँ जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, समझ जाओ आप। इसको मैं उल्टा लेके जा रहा हूँ। एलसीएम जो आएगा मेरे पास में, एलसीएम ले लेता हूँ मैं कितना, 10। अब इस 2.5 को 10 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम जाएगा, माइनस ये 1 टाइम इक्वल 1/v। देन इट विल भी क्या होगा, अगली स्टेप में क्या होगा, ये अगले स्टेप में क्या होगा, ऊपर आएगा 3/10 बराबर से 1/v। अगर मैं इसको v यहाँ ले जाऊँ और 10 यहाँ ले जाऊँ तो v 3v बराबर से 10 आएगा, तो v बराबर से 10/3 आएगा। तो जब भाग दूंगा, ये v की वैल्यू आ गई मेरे पास में, है ना, v की वैल्यू आ गई 10/3, v इक्वल आ गया 10/3। अब मुझे क्या करना है, u है v है मेरे पास, मैं आवर्धन के फार्मूले मान रख दूंगा। ऊपर प्रतिबिंब v की वैल्यू है 10/3 और u की वैल्यू नीचे कितनी है, नीचे वैल्यू है 10। तो 10 से 10 जाएगा, 1/3 आ जाएगा 0.3 आंसर, मतलब ए इसका जो होगा उसका आंसर आ जाएगा। देखिए, जब भी यहाँ पे जब 2-3 फार्मूले का इस्तेमाल होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। जैसे आवर्धन चाहिए था मुझे, तो मुझे आवर्धन पहले पता हो जाएगा कि मुझे प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी चाहिए थी। वस्तु दी थी, मुझे प्रतिबिंब निकालना था, प्रतिबिंब कहाँ से ला सकता हूँ मैं,
मगर मुझे क्या क्या दिया है, तो मुझे एक दर्पण सूत्र पता था, मैंने वो दर्पण सूत्र का इस्तेमाल किया 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, और यहाँ से मैंने निकाला v, और v मेरे पास आया 10/3, वो फिर मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो मेरे सामने आंसर आ गया 0.03। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पीयर धारा वाले विद्युत बल्ब की पावर कितनी होगी। तो जो पावर, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो पावर होता है क्या होता है, पावर वोल्ट इंटू धारा, तो ये हो जाएगा 240 गुने 0.6, तो ये 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14 कुल वाट। अब पावर बोला तो शक्ति मतलब 144 वाट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान और 480 जूल की स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया है, जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना, एनर्जी जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है mgh। द्रव्यमान देकर रखा था 6 किलोग्राम, उड़ते त्वरण का मान 10 है, h निकालना है, स्थितिज ऊर्जा 480 गिवन है। हम इससे जाएगा 0 और 6 से 8 बार जाएगा, मतलब 8 मीटर का आंसर आ जाएगा ऊंचाई। अगला क्वेश्चन था कि यदि एक चीज और देखो कि जो स्थितिज ऊर्जा थी, अगर यही गतिज ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा का जो होता है ना काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। याद रखिए, दो एनर्जी है जो अक्सर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 6.2 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी। देखिए, कोई भी दर्पण हो जो इसकी वक्रता की दूरी होती है ना और फोकस इसका आधा होता है, याद रखिए आप, जो f होता है 1c/2 होता है, तो c दे के रखा था 6.2, देन जो f होगा 2 से भाग देंगे तो 3.1 आंसर c आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था चलना प्रारंभ करती है, यह 2 सेकंड में। ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन, इसका आंसर 2.5 होगा, क्योंकि उसने पूछा त्वरण क्या होता है, तो त्वरण हमको पता है क्या होता है, वेग बटे टाइम। वेग था 5 बटे समय 2 था, तो 2.5 आंसर आ रहा था। ये भी रिपीट हो रहा है इसका आंसर। अगला देखे, अगला क्वेश्चन देखो कि 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है तो 14 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है। देखो, इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले को आप याद कर ले। जो तय की गई जो दूरी होती है ना, ये d इक्वल जो होती है g/2, तो आप इसको सीधे 5 मान g/2 और अंदर रहता है 2t-1। या तो आप इस फार्मूले को ऐसा लिख सकते हैं कि 5 कोष्टक के अंदर 2t-1, तो 5 टाइम क्या देखा, इसमें मैटर नहीं करता किस ऊंचाई से गिराया जाए। 2t मतलब हो जाए है 2 और t, देन टाइम देकर रखा 14 सेकेंड, तो 2 गुनी 4 -1 मतलब हो जाएगा 5, 8 -1 मतलब 5 7 तो 35 मीटर। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 225 ग्राम के सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं। तो सबसे पहले आपको सल्फ्यूरिक अम्ल पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है H2SO4 को। तो ये जो H2SO4 है ना, इसके 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, ये 1 मोल हुआ, तो इसमें कितने ग्राम है, तो हम सबसे पहले इनके द्रव्यमान निकालेंगे। तो हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है, और इसके यहाँ 2 अणु है, तो 1 2 हुआ। सल्फर जो होता है परमाणु क्रमांक 16 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 32 होता है ना, तो इसको हम ले लेंगे 32 16 32। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 98। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 मोल में 98 ग्राम होता है। 1 मोल में 98 ग्राम होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो 1 मोल होता है उसमें उसका जो वेट होता है वो 98 ग्राम। जैसे H2SO4 जो होता है ना, उसका द्रव्यमान पूछा तो 98 ग्राम, ये 1 मोल हुआ, और इसका जो द्रव्यमान हुआ 98 ग्राम हो। तो उसने पूछा था कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होंगे। तो हमको क्या करना है, 1 ग्राम का निकालना, तो 1/98 आ जाएगा मोल 1 ग्राम में। तो 25 ग्राम करेंगे तो दोनों टाइम 25 का, दोनों साइड में 25 का गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 25/98। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.2, इसका आंसर ए बनेगा। ठीक है, 0.255। अगला क्वेश्चन था किसी माध्यम में एक कण है 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है, तो उसकी आवृत्ति पूछा था। तो आवृत्ति जो होती है ना, आवृत्ति
ये करता है 40 कंपन पूरे, टाइम नीचे आता है 2.5 सेकेंड में, ठीक है। 40 जो कंपन मारता है 2.5 सेकेंड में, तो इस 40 और नीचे 2.5 इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो 16 आंसर आ जाएगा, 16 हर्ट्ज। आवृत्ति का मतलब जो हर्ट्ज होता है याद रखिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि 120 ग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, गोली बंदूक के मुख से निकलती है, तो गति जो होती है 90 मीटर पर सेकंड से होती है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति क्या होगी। संवेग संरक्षण का नियम लगेगा भैया यहाँ पे, ठीक है। संवेग संरक्षण का जो लॉ होता है वो लगेगा कि बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का प्रतिघाती वेग, और गोली का द्रव्यमान और गोली का प्रतिघाती वेग, ये संवेग होता है ना। तो बंदूक का जो द्रव्यमान था वो था 120, उसका वेग वो निकालना है हमें, और जो गोली थी उसकी द्रव्यमान 0.04 था और उसका वेग जो था 90 था। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 120 इसके नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ से हट गया। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा मेरे सामने, 0 से 1 मिनट, 0 से 0 गया, 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ 2 0 बढ़ा दो, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ से हट गया। अब मैं 4 से इसको काट देता हूँ 100 बार, तो आ जाएगा आंसर क्या आएगा, जब 100 से इसको भाग दूंगा 3 10 की घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट 9 नहीं कटा अभी है ना, 3 3 9, 3 चौक 12 निकट चुका है, 3 10 की घात 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 ऊपर जाएगा, इसका वेग हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अगला क्वेश्चन था हमारा कुछ ऐसा कि 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, भार को खालिस्तान ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। तो ये जो ऊर्जा थी ना, क्या हो जाएगा, इसका जो ऊर्जा देके रखी है कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, भार को उठाया है तो कार्य से बल गुणित विस्थापन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसी ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो होती है mgh। इसी ऊर्जा देके रखी थी 19800 इक्वल द्रव्यमान देके रखा 27 गुणित जी का मान 10 इंटू एच, देन ये बढ़ जाएगा 7 एकम 7 7 चौक 28, 14 मीटर आंसर आ जाएगा। देखिए इसने उठाया है, तो ऊपर जब भी उठाने की कहानी है ना, तो ऊपर जो डिस्टेंस होती है प्लस पॉजिटिव होती है, डाउन जब होती है तो नेगेटिव होती है, याद रखिए। जब दबाने की कहानी आएगी तो नेगेटिव आंसर आता। अगला क्वेश्चन था पॉजिटिव आने के और एक दूसरा वजह ये भी है कि जो बल लगा था, बल विस्थापन जो है बल की दिशा में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या जो आ रहा है ना वो पॉजिटिव आ रहा है, जिधर बल लगाया था उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, धनात्मक कार्य है एक। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी। तो आवेश की जो मात्रा होती है, आवेश की जो भी मात्रा होगी ना वो होगी 0.6 एम्पीयर इंटू 6 मिनट, तो 0.6 इंटू 6 मिनट है तो ये 60 सेकेंड हुआ। 60 सेकेंड गुणित मतलब 6 गुणित 6 मिनट और 60 सेकेंड, मतलब 6 मिनट को मैंने सेकेंड में चेंज कर दिया। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 216 एम्पियर सेकेंड, ठीक है। और ये जो 200 एम्पियर सेकेंड होता है ना, इसी को बोला जाता है कूलाम। एम्पियर सेकंड मतलब से आवेश, हाँ कूलाम बोल सकते हैं ना, मतलब बोल सकते हैं कि धारा गुणित समय बराबर से आवेश। ठीक है, या दूसरी लाइन में बोला जाए कि जो धारा होती है किसी निश्चित समय में बहने वाले आवेश की मात्रा को ही धारा बोलते हैं, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कि एक व्यक्ति 20
केजी के सामान को ज़मीन से 2 मीटर तक ऊपर उठाने पर सिर पर रखकर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो किया गया कार्य हो जाएगा बल गुणित विस्थापन 2। बल को mgh, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4, 400 जूल। डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा है 1000। 2 सेकंड में mg, अच्छा ऊर्जा बोला है ना, 1 मिनट। शक्ति जो होता है ना, कार्य बटे समय होता है, ठीक है। तो उसने ऊर्जा नहीं, इसने शक्ति ही पूछा है, क्योंकि ये सब वॉट में है। ऑप्शन में देखो आप, यूनिट जो है वॉट में है। तो कार्य जो किया है वो 1000 जूल हुआ है और समय 2 है, तो वो आ जाएगा 500 वॉट। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर से 8 मीटर तक बढ़ा देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य जूल में। देखिए आप, कार्य तो यहाँ एनर्जी है ना, और वो भी कौन सी है? गतिज ऊर्जा। वो थी 1/2 mv²। तो जब यहाँ 2 द्रव्यमान है तो 1/2 कोष्टक में आ जाएगा, द्रव्यमान कोष्टक में आ जाएगा v1 माइनस v2 का स्क्वायर। 1/2 द्रव्यमान 1 है गुणित 8 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, तो 1/2 गुणित 8 8 64 माइनस 16, 1/2 गुणित 48, मतलब आ जाएगा अपना 24 जूल आंसर। इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होती है ना, जो बंदूक, ये गोली होती है छोटी सी और बंदूक बहुत बड़ी होती है ना, ऐसी करके कुछ, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो गोली के से कम होती है। याद रखो, बंदूक जितनी स्पीड से गोली जाती है ना उतनी स्पीड से बंदूक पीछे नहीं होती है, उससे कम होती है। इसका डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन ये कुछ 25-26 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम पार्ट 2 में इसका एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। गुड लक।